प्यारे मित्रों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने रक्त क्या है, रक्त को कितने भागों में बांटा जाता है, फिर हमने बताया था कि प्लाज्मा और हृदयाण, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती है, कल की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में हम लोग जैसे कि हृदयाण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे और रक्त के कार्य को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मित्रों, मैंने यहाँ के कुछ पॉइंट नोट किया है, तो चलिए मित्रों देखते हैं। देखिए मित्रों, जो रक्त होता है, रक्त मैंने कल आपकी क्लास यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रक्त यह एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, 7.4। कितना होता है दोस्तों, 7.4। और 7.4 पीएच मान होने के कारण यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। ठीक है मित्रों, कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो चलिए आज आगे हम लोग समझते हैं। आज हम लोग हृदयाण के बारे में जानेंगे। देखिए मित्रों, तो प्लाज्मा के बारे में, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझेंगे, उसके बाद हृदयाण के बारे में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। तो प्लाज्मा होता है दोस्तों, यह रक्त का क्या होता है, अजीवित तरल भाग होता है। ठीक है, अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग कल की क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, प्लाज्मा कितना होता है, 60%। तो रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें होती है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होता है। तो कल भी मैंने बताया था आपको कि इसमें 90% भाग क्या होता है दोस्तों, जल होता है। 90% भाग क्या होता है, जल होता है। और 7% क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और 0.9% क्या होता है दोस्तों, लवण होता है तथा 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग प्लाज्मा के कार्य को समझेंगे। प्लाज्मा की कार्य हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा क्या करता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के ही द्वारा होता है। जो बचे हुए भोजन होते हैं उन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन कौन करता है दोस्तों, यह प्लाज्मा ही करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, देखिए ये तो प्लाज्मा हो गया, एक बार फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 60% भाग किसका बना होता है दोस्तों, प्लाज्मा का बना होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है दोस्तों, लवण होता है तथा 1% आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सॉरी, 0.1% क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्लाज्मा की जो कार्य हमने भी बताया, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, चलिए अब बात करते हैं हृदयाण। देखिए दोस्तों, जो हृदयाण होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या होगा दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, और आपका 3rd नंबर क्या है, प्लेटलेट्स है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आरबीसी होता है यह स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं, जिसे आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक शब्द है दोस्तों, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक नहीं होता है और जो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों वह कहाँ होता है, अस्थिमज्जा। और अस्थिमज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो आरबीसी का काल होता है वह कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वह कहाँ होती है, लीवर और प्लीहा में होती है। कहाँ होती है, लीवर और प्लीहा में होती है। इसके लिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का
कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कब्र कहा जाता है। यानी कि जो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा और एक्रिज को कहा जाता है। यहीं पे इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या किससे मापा जाता है दोस्तों? ये जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है? हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डब्ल्यूबीसी इसमें केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। और इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। और अस्थिमज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। कभी कभी कहाँ होता है दोस्तों? यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। और देखिए दोस्तों, नोट पॉइंट में मैंने डाला है, क्या लिखा है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। कल यानी कि अभी देखिए मैंने यहाँ बताया आरबीसी का जीवन काल। तो कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों कितना होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वह कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी को जो मृत्यु होती है दोस्तों वो कहाँ होती है? मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात कितना होता है दोस्तों? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात कितना होता है? 600:1 का अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लेटलेट्स को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होता है यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों वह किसमें पाया जाता है? मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक नहीं होता है। और उसी तरह इसमें भी नहीं होता है, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। अब आगे आते हैं, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में। कहाँ निर्माण होता है? अस्थिमज्जा में। चलिए अब बात आती है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5 दिन होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वह कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना है। चलिए अब हम लोग रक्त के कार्य को समझते हैं। देखिए रक्त का कार्य क्या है दोस्तों? यह शरीर के ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यह शरीर के ताप का क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है तथा शरीर को रोगों से बचाता है। शरीर को रोगों से बचाता है या रोगों से रक्षा करता है। अगला पॉइंट क्या है? रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में, और थक्का कौन बनाता है दोस्तों? प्लेटलेट्स बनाता है। चलिए अगला पॉइंट, O2 तथा CO2 पचा हुआ भोजन एवं उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन्स का क्या करता है दोस्तों? संवहन करता है। क्या करता है? संवहन करता है। और अगला पॉइंट क्या है? शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने में तथा घावों को क्या करता है? भरता है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, इसके कारण है दोस्तों ये रक्त के कार्य है। चलिए नोट पॉइंट में मैंने कुछ लिखा है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए क्या लिखा है? रक्त समूह की खोज। यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया दोस्तों कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज किसने किया है दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। और 1930 में इसी कारण इनको क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1900 में इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्होंने क्या किया था? रक्त समूह की खोज किया था। और इसी कारण 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज। तो रक्त परिसंचरण की खोज कब किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने। और कब किया था? 1628 में। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। धन्यवाद।